नमस्कार दोस्तों। इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है। तो आज आपके समक्ष में फिर से एक बार आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आज सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले 3 महीने से कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण, बिजी शेड्यूल के कारण मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया। मुझे भी बहुत वेट था कि कब मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब के ऊपर। तो आज मौका मिला है, तो आज से हम लगातार ये सीरीज हम जारी रखेंगे। जब जब टाइम मिलेगा तब तब मैं ये सीरीज के पार्ट्स बनाता रहूँगा। तो आज आपके सामने मैं आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। आज से ही हम ये सीरीज में स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहला भाग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान है वो कैसे बना है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सब सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमने पिछले सारे 2-3 वीडियो में पढ़ी थी। लास्ट वीडियो मैंने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का बनाया था। उसका पर्पज़ ये था कि आपको गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बारे में पता चले कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे तब ये सभी जो ऑर्गन्स है उसके बारे में कुछ ना कुछ आएगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे, उसके लिए ही पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, जो कि है यूनियन और टेरिटरी के लिए स्पेशली उसको डेडिकेटेड किया है। उसका पार्ट 1 है ये। तो आर्टिकल, तो जो भी यूपीएससी के बच्चे हैं, जो जैसे कि मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो जीपीएससी की भी जो लोग तैयारी करते हैं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, और जितने भी लोग हैं जो क्लास 3 से लेके क्लास 1 जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं इन सब की, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को ये मेरे वीडियो के द्वारा थोड़ी बहुत मैंने जो सीखा है वो उन लोगों तक पहुँचे, उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि सबको जानना जरूरी है। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये लोग सब लोग देखें तो पूरे अपने समाज में एक अवेयरनेस फैले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सिर्फ हम न्यूज़पेपर या फिर जो भी जानकारी अवेलेबल है उसके ऊपर ही सिर्फ रिलाई ना करके, हम जो पढ़ते हैं क्या क्या किताबों में लिखा है वो भी हम एक बार पढ़े तो हम थोड़ा क्लैरिटी हमें रहे। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने मतलब एक सेंटेंस बोला, इंडिया दैट इज भारत, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दोस्तों, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दो पार्ट हो गए थे कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए। मतलब अपने देश आज़ादी के बाद जो इंडिया कहलाता था पहले, आज़ादी से पहले, अभी आज़ादी के बाद उसका नाम क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो नाम ब्रिटिश लोगों ने दिया है हमें वो ही चलने देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वो नाम सभी को पता था कि व्हाट इज़ इंडिया। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जो चाहते थे कि नहीं, हमारा देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अपने देश को एक खुद का अपना नाम देना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई कंसेंसस या सर्वसम्मति हुई नहीं उस टाइम पे। तो उसके बाद सब लोगों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ही ये सेंटेंस में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। उसका मतलब है इंडिया जो कि भारत है, सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो पीछे वाला है कि सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसका क्या मतलब है दोस्तों? 1947 में जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, बहुत मेहनत लगी उसके पीछे। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से 60-65-60-70% जो पार्ट था वो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था। बाकी का जो 30-35% जितना जो हिस्सा था वो अपने प्रिंसली स्टेट, यानी जो राजा महाराजा और रजवाड़े थे जिसको हम बोलते हैं, उनके अंडर था। लेकिन वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, उनके ऊपर भी वॉच तो ब्रिटिश इंडिया के जो अफसर थे वही रखते थे, यानी जो गोरे लोग थे वही रखते थे। तो उस टाइम पे जब आज़ाद हुआ उसके बाद, वो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि कैसे अपने पूर्व गृह मंत्री और आयरन मैन जिसके नाम से जाने जाते श्री वल्लभ भाई पटेल ने कैसे पूरे देश को एक किया।
लेकिन सिर्फ बात उतनी नहीं थी। 1947 के बाद क्या हुआ कि 1947 से 1950 तक का जो टाइम था वो यही समझने में लग गया कि अपने देश को यूनाइटेड कैसे रखे। तो उस टाइम पे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने सोचा कि अपना जो देश है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो पूरा यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था 1947 में। उसके बाद अभी का जो अपने पास जो टेरिटरी थी उसको भी कैसे यूनाइटेड रखे, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने सारे कल्चर, इतने सारे डाइवर्सिटी है अपने देश में। तो उसको मतलब जोड़ के रखना कुछ इजी टास्क नहीं था उन लोगों के लिए। तो उन्होंने जब आर्टिकल पहला लिखा तो बहुत सोच समझ के लिखा कि शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। कि अमेरिका में आप देखोगे कि तो अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, लेकिन वो 50 स्टेट क्या था जब अमेरिका भी आज़ाद हुआ ब्रिटिश लोगों से, वो 18वीं सदी की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी सारे स्टेट थे वो एक साथ मिले, उन्होंने तय किया कि हम साथ एक मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये होता है कि सब दो तीन लोग जैसे हम मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, वैसे उन्होंने काफी सारे स्टेट ने मिलके एक देश बनाया जो कि आज यूएसए के नाम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडिया तो पहले से ही इतने सारी डाइवर्सिटी से भरा था, तो वो तो एक पूरा देश था ही पहले से। तो उस टाइम पे उसको यूनाइटेड, क्योंकि काफी सारी जगह से ऐसी डिमांड आ रही थी कि उनको अलग होना था। जैसे आपको पता ही है आर्टिकल 370 जो 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, वो भी उस टाइम पे मांग कर रहे थे कि वो अलग देश बनाए। यहाँ पे साउथ इंडिया में हैदराबाद था, हैदराबाद के निज़ाम जो भी उस टाइम पे थे वो चाह रहे थे कि हमें अलग देश बनाना है। अपने ही गुजरात में जो कि मेरा एक स्टेट है उसमें सौराष्ट्र का जो इलाका था, सौराष्ट्र के इलाके में एक जूनागढ़ में एक राजा रहते थे, उनको भी नवाब थे, उनको भी एक खुद का स्टेट यानी कंट्री बनाना था। तो उस टाइम पे इजी नहीं था। तो उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी सारी मेहनत के बाद वो सबको यूनाइटेड किया। लेकिन जम्मू और कश्मीर का एक केस अलग ही हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ा एक जटिल मुद्दा है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब वो सब लोग डिमांड कर रहे थे कि वो लोग खुद का एक कंट्री बनाए, वो काफ़ी सारे जितने रजवाड़े थे। लेकिन अपनी सूझबूझ से श्री वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे सबको यूनाइटेड किया। जम्मू कश्मीर भी उस टाइम पे यूनाइट हुआ, लेकिन वो कुछ कंडीशनों के साथ आया था। उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला था अपने संविधान में, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हम पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो जो ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसका मतलब शेल बी का मतलब है कि वो निश्चित रहेगा। अगर उसकी जगह विल भी लिखा होता तो वो निश्चित नहीं होता। शेल का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में वो जो चीज़ होने वाली है, या फिर वो एक क्या आप कह सकते हो कि नहीं ये होगा ही होगा। तो सेल बी वहां पे इसलिए लगा है, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट की जितने भी स्टेट है वो इस इंडिया से जुदा नहीं हो सकते। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई स्टेट आए कि बोले कि सब फॉर एग्जांपल गुजरात या महाराष्ट्र बोले कि हमें तो इंडिया से अलग अपना एक देश बनाना है, तो वो नहीं कर सकते। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनको आज़ादी नहीं देता है। लेकिन आप अगर अमेरिका की बात करो तो एक टेक्सास करके आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा। वो पिछले कितने सालों से वो अमेरिका से अलग होने के लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे गुहार लगा रहा है। तो मतलब उन लोगों को एक राइट दिया हुआ है, क्योंकि वो लोग अपना सब लोग मिलके एक देश बनाया था, तो उनको जुदा होने का भी हक है उसमें से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। तो आर्टिकल 1 का जो भी मतलब था वो मैंने पूरा, आई होप कि मैंने आपको ब्रॉड लैंग्वेज में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो आर्टिकल 1 तो ये है। अभी हम चलते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पार्लियामेंट को क्या क्या पावर देता है, ये स्टेट यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स देता है उसके ऊपर है। तो आर्टिकल 2 दो पावर देता है अपने पार्लियामेंट को। सबसे पहला पावर देता है कि वो किसी भी टेरिटरी जो इंडिया की नहीं है हाल फिलहाल में, उसको जोड़ सकेगा। और दूसरा, वो किसी स्टेट के साथ भी जोड़ सकेगा। और दूसरा पावर दिया है,
या तो फिर वो अलग से उसका एक स्टेट का फॉर्मेशन कर सकेगा या फिर यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन कर सकेगा। तो आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को ये पूरा पावर दिया है कि चाहे अगर किसी से हम अगर फॉर एग्जांपल किसी से युद्ध हो गया, चाइना से युद्ध हो गया या बांग्लादेश से युद्ध हो गया या किसी भी से अपने जो आस पड़ोस के जो देश है उनसे युद्ध हो गया और हम जीते उस युद्ध में और वो अपनी टेरिटरी अगर हमने उनके साथ कैप्चर कर ली, तो उसका हक अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है अपनी पार्लियामेंट के कि वो जितना पार्ट हमने लिया है फॉर एग्जांपल वो हम अपने इंडिया के अंदर उसको शामिल कर सके, या तो नया स्टेट बनाए या जो भी उसके नज़दीक जो भी स्टेट है उसके साथ मर्ज करे, या फिर अगर कोई ऐसा कंट्री है जो हमें गिफ्ट करना चाहता हो उनकी टेरिटरी को, या फिर हम उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो सब सारी चीज़ें पार्लियामेंट का पास पावर है कि वो सारी चीज़ें कर सके। आर्टिकल 3 उससे थोड़ा अलग है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जितने भी अभी के स्टेट है, अभी के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज है अभी। वो पहले से ऐसा नहीं था, वो ओवर द टाइम बना है, वो आगे बात करेंगे हम। तो अभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि सपोज गुजरात से सौराष्ट्र का जो इलाका है अपना गुजरात में, या महाराष्ट्र में जो नॉर्थ महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहाँ के लोग अगर ऐसा चाहे कि हमें अलग स्टेट बनाना है और पार्लियामेंट को लगे कि इन लोगों की डिमांड सही है, हमें उनको एक नया स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे या कल्चरल बेसिस पे उनको देना है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उतना जो हिस्सा है महाराष्ट्र या गुजरात का उतना उसको गुजरात से अलग करके वो एक पूरा नया स्टेट बनाए। जैसे 2014 में अपन ने तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन देखा उसके पहले 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र वो दोनों एक पहले एक थे, तो उनको अलग करके एक नया 2 स्टेट बनाए गए, एक महाराष्ट्र एक गुजरात। तो जो अभी की जो स्टेट की बाउंड्री है उसको अल्टर करने का पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसको करने के लिए उनको पहले प्रेसिडेंट को ही सलाह लेनी होगी, प्रेसिडेंट को बताना होगा। अगर वो प्रेसिडेंट को नहीं बताएंगे तो भी वो कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को बताना ही जरूरी है, लेकिन वो जनरली वो लोग प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर ही वो काम करते हैं, ताकि वो पूरा सपोज गुजरात का कोई हिस्सा काट के वो नया स्टेट बनाना है या फिर गुजरात और महाराष्ट्र को मर्ज करके पूरा एक स्टेट बनाना है, जितनी भी बाउंड्रीज है वो सब फॉर्मेशन का काम वो पार्लियामेंट के पास है, जो कि आर्टिकल 3 में दिया गया है। अभी सपोज करो कि आप सोचोगे कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है, सपोज कोई 2 स्टेट को मिला के कोई एक नया स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, या जैसे तेलंगाना हो गया 2014 में तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया। उसके बाद अभी आपने देखा कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, दूसरा लद्दाख वाला हिस्सा। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन वो विद द लेजिस्लेचर बनाया गया। वो सब विद द लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर, वो सब हम सारी चीज़ें जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है स्टेट के रिगार्डिंग, नए स्टेट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर स्टिक रहते हैं। तो आप सोचोगे कि ये सब अगर हो रहा है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव होगा कि नहीं, तो उसके लिए आर्टिकल 4 लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो भी सारी चीज़ जो पार्लियामेंट करेगी, दो नए स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाएगी, या फिर एक स्टेट में से कुछ हिस्सा निकाल के कुछ नया स्टेट बनाएगी, वो सब चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में नहीं जाएगा। ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकल वर्ड हो जाएगा। आर्टिकल 368 मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अंडर 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को वो चेंज कर सके। तो आर्टिकल 4 इसीलिए लाया है। लेकिन 1960 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो केस नहीं हुआ था एक्चुअली, उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। एक्चुअली हुआ ये था
कि उस टाइम पे इस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज अभी बांग्लादेश 1907 में बना था, उस टाइम पे तो पाकिस्तान था। तो उसमें अपने को कुछ टेरिटरी अपनी जो वो वेस्ट बंगाल साइड की है, वो थोड़ी टेरिटरी पाकिस्तान को देनी थी, और पाकिस्तान वाले वो उनकी कुछ टेरिटरी वो हम एक्सचेंज करने वाले थे। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक डिबेट हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर ऐसा कुछ एक्सचेंज रिलेटेड होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम अपना ही सिर्फ कुछ पार्ट अगर किसी देश को देते हैं तो उसके लिए अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो ये ओवरऑल आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो यूनियन और टेरिटरी बेस के ऊपर है, वो मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल बताए। अभी अभी जो टोटल मैंने बताया, जैसे कि टोटल 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज अपने देश में अभी के स्ट्रक्चर में है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। 1950 में कुछ 4 कैटेगरीज में हमने स्टेट को डिवाइड किया था। टोटल उस टाइम पे 29 प्रोविंस थे। प्रोविंस उस टाइम पे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे वो अलग अलग प्रोविंस बोलते थे उसको। तो उस टाइम पे 29 प्रोविंस हमने डाले थे। उसमें 4 कैटेगरी रखी थी, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। आज की तारीख में तो हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2 ही पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, उस टाइम पे 4 थे। उस टाइम का कुछ अलग प्रॉब्लम था, जिसके लिए हमें वो 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना था। स्टेट ए में जो पहले जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम के जो प्रोविंस थे, जो उनके अंडर में थे, गवर्नर्स के अंडर में, उसको स्टेट ए बोला गया था, जिसके अंदर 9 स्टेट थे। बॉम्बे हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। बॉम्बे वाला जो हिस्सा है, मैं फिर से आपको बता दूं, बॉम्बे वाला हिस्सा जो पूरा था उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र का आज का जो हिस्सा है, वो दोनों को मिला के बॉम्बे था। आज का यूपी है, यूपी और दूसरे आजू बाजू के कुछ इलाके मिला के वो यूनाइटेड प्रोविंस उसको बोला जाता था। उस टाइम पे बिहार था। आज जो असम वाला जो इलाका है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, वो सभी स्टेट उस टाइम पे एक आसाम के नाम से ही, तो पूरा इलाका आसाम का था। एक वेस्ट बंगाल का था, जम्मू कश्मीर का था। तो वो सब स्टेट ए कैटेगरी में थे। स्टेट बी कैटेगरी में वो सारे प्रोविंस थे, जो वो ये मैंने जो रजवाड़े लोग आपको बताए कि उस टाइम पे जो जैसे त्रावणकोर हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, ये सब में जहाँ पे सौराष्ट्र का इलाका हो गया, जहाँ पे राजा महाराजा का उस टाइम पे था, तो वो जितने ये रजवाड़ों का जो इलाका था वो स्टेट बी कैटेगरी में हमने डाल दिया था 1950 में। फिर स्टेट सी थे, जहाँ पे जैसे कमिश्नर स्टेट्स जो बोलते हैं, अभी आज की तारीख में तो कमिश्नर तो सिस्टम थोड़ी अलग हो गई है। उस टाइम पे जो वहाँ पे जो इतना इलाका होता है जिसमें कमिश्नर का, वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर एक कमिश्नर बिठा रहते थे, उसके अंडर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो स्टेट पार्ट सी में डाला हुआ था, और पार्ट डी में अंडमान और निकोबार को डाला था। तो ये 1950 था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके उसके